दिसंबर के आखिरी दिन हैं और इन हालात में मामूल के मुताबिक लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस शायद अभी भेजना शुरू हो गए हैं। अगले 2-4 दिनों में ज़्यादा रश होगा इन मैसेजेस का। मैं भी आपके लिए एक अच्छा, कामयाब, खुशहाल और आपको खुश रखने वाला, आपको खुशी देने वाला नया साल आपके लिए उसकी ख्वाहिश करता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि ऐसी कौन-सी नई चीज़ है जो नया साल शुरू होता है, व्हाट चेंजेस आपकी लाइफ में कौन-सी ऐसी तब्दीली आती है कि जिसकी बिना पे आप कहते हैं कि नया साल शुरू हो गया? अगर आपका 31 दिसंबर भी वैसे ही गुज़रना है और 1 जनवरी भी वैसे ही गुज़रना है, एक जैसे दिन हैं, तो फिर तो उसमें कहीं कोई नए साल जैसी या कोई ऐसी कोई बात है नहीं। आपके लिए मेरा ख़्याल है कि नया साल या कोई ज़िंदगी का नया दिन या कोई ज़िंदगी का कोई नया लम्हा या कोई ज़िंदगी का कोई नया मोड़, वो उस वक़्त होता है जब आप कोई अहम फ़ैसला करते हैं और उसकी रोशनी में आप अपनी ज़िंदगी में कोई मस्बत और ख़ूबसूरत तब्दीली लेके आते हैं। ज़िंदगी दरअसल खूबसूरती और खुशी की तलाश और जद्दोजहद का नाम है, और इस जद्दोजहद में और तलाश में जहाँ कहीं आपको कामयाबी मिलती है, मेरा ख़्याल है वही आपके लिए मुबारक और बेहतरीन लम्हा है। बाकी जो रस्मी महीने हैं और साल हैं और मौसम हैं, वो मौसमों का सर्कल है, वो चलता रहता है। 1 साल के बाद फिर उसी तरह का नया दिन होता है। तो कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लेके आएँ। अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कोई मंसूबा बनाएँ, कोई ऐसे काम करें जिनसे आप खुश हों, कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का पीछा करें। लेकिन ये भी एक सवाल है कि किस हद तक कामयाबी का पीछा करना चाहिए, किस हद तक नहीं करना चाहिए। अगर इतना पीछा करें कि वो आपके लिए एक स्ट्रेस बन जाए या आपके लिए दुःख लाने का बायस बने, तो मेरे ख़्याल वो भी फिर एक चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये जो हम बातचीत आज कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक फ़ोटोग्राफ गर्दिश कर रही है, जिसमें साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनके साथ को 2-3 और अहबाब बैठे हुए हैं और कुछ खाने-पीने की चीज़ें पड़ी हैं और एक देगचा दरमियान में रखा हुआ है, कोई बिरयानी का या किसी खाने-पाने की चीज़ का, और उसको लेके यार लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं और ठट्ठा उड़ा रहे हैं। और ये जो पुरानी और मशहूर बात उनके बारे में, नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो बड़ी मशहूर बात है कि वो खाते बहुत ज़्यादा हैं, गोश्त खाने के बड़े शौकीन हैं और पाए खाते हैं और श्रियाँ खाते हैं और मतलब निहारियाँ खाते हैं और ये खाते हैं और वो खाते हैं। हर पॉलिटिकल लीडर जिसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल हो सोसाइटी को आगे लेके जाने का, या उसके अंदर कोई मस्बत इकोनॉमिक चेंज लाने का, या उसके अंदर कोई सोशल चेंज लाने का, जिस पॉलिटिकल लीडर के अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल हो, उसके बारे में ये चीज़ें हमारे इस मुल्क के अज़ीज़ में हमेशा होती हैं। ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। आसिफ ज़रदारी को मिस्टर 10% कहा गया, वो मुझे याद है, बहुत शुरू की बात है, जब हम अभी नौकरी में आई थे, 88-89 की बात है। बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, तो एक अखबारों में खबर छपी कि वो कोई गुलाम हुसैन उन्नर साहब थे, तो उनको ज़रदारी साहब ने बाहर से आए थे, उनको उन्होंने अगवा किया और उनके पाँव से टाइम बम बांधा और उनको कहा कि वो वहाँ से जाएँ और जाके बैंक से पैसे निकलवा के दें। यानी रबिश। ये सब कहानियाँ हैं। और आपको ये भी याद होगा कि इस कहानी, ये स्टोरी जो थी, ये जो खबर थी, या ये जो एपिसोड था, इसको ब्रेक किया था उस वक्त के स्टार रिपोर्टर द न्यूज़ के, जो आजकल टीवी पर छाए हुए होते थे कुछ साल पहले तक, अब थोड़ा उनका कम हो गया, थोड़ा कामरान खान साहब की वो स्टोरी थी। उन्होंने एक न्यूज़ इंटेलिजेंस यूनिट के नाम से एक चीज़ होती थी न्यूज़ अखबार के अंदर, और जो गालिबन सिर्फ कामरान खान पर ही मुश्तमिल था, और उनको कहीं से बनी बनाई खबरें मिलती होंगी या पता नहीं क्या होता होगा, को उसको चला दें, और उसका मकसद आसिफ ज़रदारी, चूँकि बेनज़ीर की हुकूमत थी तो आसिफ ज़रदारी एक वीक पॉइंट था उनके लिए, उसके बारे में खबरें उड़ाएँ और उसको मिस्टर 10% कहें। फिर बेनज़ीर की अपनी ज़िंदगी के ऊपर, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, उनके मतलब नाम निहाद उनके जो सरगर्मियाँ थी यूनिवर्सिटी में और लंदन में, और वहाँ उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बातें। फिर उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कैसी-कैसी बातें, जब हम स्टूडेंट थे 70s में, लेट 70s में, जब इन्होंने उनको हटाना था, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करना था, उसके बाद उनको फांसी देनी थी, किधर-किधर से किस किस्म की बातें लाई। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों के ऊपर
अब वो देगचे वाली जो तस्वीर है, अब पता नहीं वो चलो अगर ये सही भी है, तब उस टेबल पे और कितने लोग होंगे, कितने लोगों ने वो खाना होगा या कितने लोगों के लिए रखा होगा, उसको 2-3 लोग दिखा के और वो ये साबित करने के नवाज शरीफ गोया कि जैसे एक देगचा पूरा बिरयानी का खा जाता था और उसको खाने-पीने के अलावा उसको कोई दिलचस्पी नहीं किसी चीज़ से। ये सब किस्से कहानियाँ हैं और ये नहायत लग़ बातें हैं। मैंने जो 3 साल 96 से 99 तक वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में चूँकि मेनली ज़्यादा एक्टिविटी पीएम हाउस में उस वक़्त होती थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस पर थोड़ी-सी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ज़्यादातर एक्टिविटी होती थी, तो वहाँ पे हम 2-3 अफ़सर थे, इन्फॉर्मेशन अफ़सर, हमारी शिफ्टों में ड्यूटी होती थी, कभी सुबह की, कभी शाम की। मैंने और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि प्राइम मिनिस्टर कहीं खाना खाते थे तो स्टाफ के साथ बसा औकात देखा मैंने उनको करते। हमने भी कई दफ़ा उनके साथ खाया, मैंने उनको बसियारख़ोर नहीं पाया। बिल्कुल उनकी नॉर्मल खुराक थी, बिल्कुल किसी किस्म का कोई मतलब पाए और सिरियाँ और ये इस किस्म का मुझे तो कोई शौक नज़र नहीं आया। अगर किसी किसी को नज़र आया होगा तो ज़ाहिर है लोग कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई मुझे नहीं पता कितनी इसमें हकीकत होगी, लेकिन ये सब बिल्कुल गप्पे हैं और बिल्कुल ये फ़िज़ूल चीज़ें हैं। चूँकि नवाज़ शरीफ साहब का ये जो उस वक़्त जो दूसरा टेन्योर था 96-99 का, उस वक़्त उनके 2-3 ऑब्जेक्टिव थे बड़े क्लियर। एक तो ये था कि उनका जो क्रेज़ था, जो उनका पैशन था मोटरवे का इफ्तिताह उन्होंने अपनी हुकूमत के इब्तदाई मेरे ख़्याल के साल में ही कर दिया था और वो मुझे याद है कि जब मोटरवे आखिरी मराहिल में थी तो वक़्तन-फ़वक़्तन वहाँ जाते थे खुद और जाके काम की रफ़्तार का जायज़ा लेते थे, ब्रीफिंग्स लेते थे उनसे। एक 2 इवेंट्स जो थे जो जिनको मैंने कवर किया, मैं गया तो मैंने भी देखा कि वो बहुत पैशनेट थे उसके बारे में। क्योंकि वो समझते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुआशी तरक्की के लिए बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी है, चूँकि अगर आपकी एक्सेस है, वो कहते हैं कि जैसे ही आप सड़क पे चले जाते हैं ना, जब किसान सड़क पर तक उसकी पहुँच हो जाती है तो गोया उसको पर लग जाती है। उसकी फसल, उसकी प्रोड्यूस, उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो उसको हर जगह वो उसको अपनी मर्ज़ी से ले जाके बेच सकता है, बजाय इसके कि आढ़ती आए और उससे मनमाने दामों पे चीज़ें खरीद कर वो उसको अपनी मर्ज़ी से खरीद सकता है। फिर ये कि ट्रैवलिंग और जो कम्युनिकेशन है लोगों के दरमियान, उस पे बिज़नेस, कारोबार, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है उसका, ये मतलब और दूर-दराज़ पसमानदा इलाकों में जहाँ तक कोई रोड पहुँच जाए, उनकी कैसे किस्मत बदलती है। ये सोचने की बातें हैं। इन्होंने इमरान खान साहब जब अपनी कैंपेन चला रहे थे तो मोटरवे का मज़ाक उड़ाया उन्होंने, मेट्रो का मज़ाक उड़ाया। अब मेट्रो का आप अंदाज़ा करें कि अगर आप थोड़ा-सा याद करें, जो जब हम मतलब मेरी 2 छोटी बहनें थी मुझसे और हमारे घर में सारा दिन यही मुसीबत होती थी कि कौन उनको स्कूल छोड़ के आएगा, कौन उनको लेके आएगा, किस वक़्त क्या करना है, मतलब किस वक़्त उन्होंने अगर कहीं से किसी से मिलने जाना है, किसी अपनी फ्रेंड से, या उन्होंने कोई किताब खरीदनी है, या उन्होंने कोई बाज़ार जाना है। एक अज़ाब था कि आप उनको साइकिल पे लेके जाएँ या उनको रिक्शे पे साथ जाए कोई ना कोई। और देखिए थोड़ा-सा सोचें कि ख़वातीन किस कदर हैंडीकैप हैं, जब तक उनके पास एक रिलायबल और एक एफ़िशिएंट और एक सेफ़ और एक अफ़ोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, किस कदर वो वल्नरेबल हैं और किस कदर मसाइल का शिकार हैं। बातें करते हैं औरतों के हकूक़ की और ख़वातीन को आगे लेके जाने की। आप उनको आप उनको पहले उनको आप इतना तो करें कि आप उनको इस काबिल तो बनाएँ कि वो जा सकें काम की जगह पे, जहाँ अगर उन्होंने कहीं जाके काम करना है। अगर उन्होंने जाके कहीं पढ़ना है तो उनको इतना तो अपना उनको आप मोबाइल तो करें। इसके ऊपर मज़ाक उड़ाया गया कि जी मेट्रो जंगला बस और फलान बस, ढमकान बस। उन्होंने बहरहाल फिर ज़रा थोड़ा-सा आप 96-99 के टेन्योर का अगर जायज़ा लें तो बेशुमार सड़कें बनी, मोटरवे के अलावा लिंक रोड देहातों में और हर जगह। ये एक रेवोल्यूशन था। इसी किस्म का एक जो कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन जो था, वो जब इनका जो टेन्योर था 91-93 वाला, उससे पहले मुझे याद है कि टेलीफ़ोन लगवाना घर में कितना बड़ा अज़ाब था। आपको सिफ़ारिशें करवानी पड़ती थी और आपको रिश्वतें देनी पड़ती थी और साल हाँ साल लग जाते थे। और फिर एमएनएस के कोटा होता था, वो कोटे में से लोग जाके अपनी फ़ोन लगवाते थे और बाद दफ़ा टीएनटी डिपार्टमेंट वाले उनका कितना मतलब किस किस्म का उनका रवैया था लोगों के साथ। मुझे याद है जब मेरी 89 में 90 में मोहतरमा बेनज़ीर थी उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म, उनके साथ मेरी पोस्टिंग हुई इन्फॉर्मेशन अफ़सर के तौर पे।
बहुत अरसा मैंने काम किया, तो उस वक़्त ज़रूरत थी कि जी आईओ के घर में टेलीफ़ोन होना चाहिए, ताकि पीएम हाउस से हर वक़्त राब्ता के लिए, हालाँकि हम बड़े इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज़ अ स्मॉल फ्राई इन द सिस्टम, लेकिन उसकी बहरहाल एक अहमियत होती है कि उसकी जब भी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरी तौर पे उससे राब्ता हो सके। तो टेलीफ़ोन मैं उस वक़्त I-10 में कहीं रहता था, टेलीफ़ोन मेरे घर लगना था और हमारा नियरेस्ट जो एक्सचेंज था वो सैटेलाइट टाउन था। वहाँ पे एक्सचेंज साहब थे, उनको कहा गया और उन्होंने मतलब 6th रोड से थोड़ा आगे जाके एक जगह पे, वहाँ से लेके मेरे घर तक मेरे को 15-20 उन्होंने बाँस गाड़ के उनके साथ तारें लपेट के लेके गए, फिर जाके वहाँ पे एक टेलीफ़ोन कितना बड़ा अज़ाब था ये 90 तक। उसके बाद जैसे ही नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई तो मुझे याद है कि ये बात मशहूर होगी कि यार ये टेलीफ़ोन की तार जो है ये तो कपड़े सुखाने के काम है, हर घर में टेलीफ़ोन था। और इतनी ज़्यादा राब्ते हो गए थे बिज़नेस और कारोबार के लिए, यानी इन्होंने एक अपने 2 टेन्योर जो थे, तीसरे का हम बाद में ज़िक्र करेंगे जो रिसेंट था, 2 टेन्योर थे, इनके अंदर उन्होंने इन 2 शोबों में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए कि जिसकी बुनियाद पे मुल्क जो है वो कहीं से कहीं आके जाने की पोजीशन में आ गया। कहाँ आके एक वक़्त आया कि जब एक कार्रवाई के ज़रिए उसको इस सारे काम से रोक दिया गया। अच्छा, उसकी दूसरी जो एटॉमिक न्यूक्लियर ब्लास्ट के ऊपर, चूँकि मैं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं था, एज़ एन इन्फॉर्मेशन अफ़सर हमारी कोई इतनी ज़्यादा उसकी एक्सेस नहीं होती, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारी आँखों के सामने हो रही थी। बहुत से मामलात जो थे वो हमारे सामने चल रहे थे, बहुत सी डिस्कशंस हो रही थी, बहुत सी कंसल्टेशंस हो रही थी। जो मुसल्लह अफ़वाज के जो सरबराहान थे वो बहुत बाकायदगी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके साथ हो रही थी, फिर दूसरे दानश्वर थे, फिर दूसरे जो साइंटिस्ट थे, सबके साथ मशवरे चल रहे थे। बट इसके साथ-साथ जो मेरी फीलिंग थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ की अव्वलीन तरजीह उस वक़्त भी इकॉनमी ही थी। फिर इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि जी वो जब वो फैसला हो गया कि ब्लास्ट होंगे, तो फिर उसको जनाब उस दिन का नाम रखा जाएगा और वो उस नाम के ऊपर जो अवाम से तजावीज़ ली जाएँगी और जो कोई बेहतरीन नाम तजवीज़ करेगा उसको कोई इनाम वगैरह भी था अच्छा किस्म का था। मुजीबुर रहमान शामी की सरबराही में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने बहुत से नामों को स्क्रूटनाइज़ करने के बाद, उनको स्टडी करने के बाद एक नाम यौम तकबीर वो उन्होंने अनाउंस किया। वो एक बड़ा एपिसोड था, उसकी बाकायदा एक सेरेमनी हुई। मैंने भी नाम भेजा था एक हमने भी एक नाम भेजा था इस उम्मीद पे कि शायद हमारा वाला जो है वो हो जाए फाइनल और हमें भी कुछ मतलब 1 लाख था या कितना प्राइज़ था मिल जाए, लेकिन वो मेरा तो नहीं हुआ लेकिन किसी का जिसका भी होना था वो उनका हो गया। अच्छा, फिर एक और मतलब उन दिनों ये उन्होंने जो टेलीफ़ोन लोगों के लाइव कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू किया, मतलब ये बड़ा एक स्टेप था। अब उसको इस वक़्त आप चाहें तो अंडरमाइन कर सकते हैं, उसको चाहें तो आप जितना भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या ड्रामा कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक छोटी-सी टीम थी बाकायदा जो उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन करके एक मुकर्ररा वक़्त के अंदर प्राइम मिनिस्टर को आगाह करती थी कि किस कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन हुआ है, जो किसी का काम हुआ है या नहीं हुआ है। वो एक बड़ा सोलेमन और बड़ा सीरियस किस्म की ये एक एक्टिविटी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, हम वहाँ दफ्तर में प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, वहाँ पे ख़ास तौर से मीडिया हम तो लोग होते थे, चूँकि हमने उसकी कवरेज करनी होती थी। उन्हीं दिनों बल्कि एक छोटा-सा वाक़या, वो पता नहीं बताना मुनासिब है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे पीआईडी का एक इन्फॉर्मेशन अफ़सर जो है वो हेड कर रहा होता है, उसके साथ एक पीटीवी की टीम होती है, एक रेडियो का प्रोड्यूसर होता है, एक एपीपी का नुमाइंदा होता है। उस वक़्त अब शायद शक्ल बदल गई हो। वो होता था, तो एक रेडियो की प्रोड्यूसर थी, उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई। अनवर महमूद साहब थे हमारे उस वक़्त डीजी रेडियो थे, वो ख़ातून की ड्यूटी लगाई गई। तो वो एक दिन आई तो वो ड्रेसअप और उनका मेकअप और वो सारा कुछ इस तरह था कि मैं तो उनको देख के परेशान हो गया और मुझे लगा कि इनको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के सामने इस तरह से जाके नहीं बैठना चाहिए। शी वाज़न्ट ड्रेस्ड लाइक अ वर्किंग वूमन, कहना चाहिए जो वर्किंग वूमन का जो होता है। तो और मैंने थोड़ा महसूस भी किया कि प्राइम मिनिस्टर वाज़ फीलिंग अ बिट डिस्टर्ब्ड। तो उनको फिर मैंने बाद में कहा कि अब आप दोबारा ना आएँ।
जब प्राइम मिनिस्टर का जो कोई फंक्शन ऐसा हो उसमें आप ना आए। उन्होंने जाके अनवर महमूद साहब जो मेरे सीनियर थे और डीजी रेडियो थे, उन्होंने उनको शिकायत लगाई है। अनवर महमूद साहब ने मुझे फ़ोन करके बहुत डांटा कि तुमने इसको क्यों निकाला है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर कि ये उस तरह से ड्रेसअप नहीं थी जिस तरह से एक वर्किंग वूमन को जो कि प्राइम मिनिस्टर के सामने जाने के लिए जाना हो, जिसने उसको जिस तरह से होना चाहिए। तो ये एक मतलब छोटा-सा ऐसे ही एक समझो कि दिलचस्प वाक़या था। फिर एक और मेरे ज़हन में चीज़ आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप कैसे क्या आपका रिएक्शन हो। जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया और जनरल जहांगीर करामत से शायद जिनको हटाया गया था एक स्टेटमेंट देने के ऊपर, जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से कि वो होनी चाहिए। तो इनके लिए शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए शायद ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, जो मेरा अंदाज़ा है। तो उसके बाद वो आए कॉल ऑन करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉल ऑन करने के लिए आए। तो प्राइम मिनिस्टर, शाम का वक़्त था, मुझे याद है शाम का वक़्त था। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो लॉबी है, मेन लॉबी है, उसके अंदर आगे ड्राइंग रूम है जहाँ पे बैठ के वो आमतौर से मिलते हैं। उस लॉबी के अंदर आमतौर से लो लाइट होती है। कभी-कभार जब कोई इवेंट हो तो फिर थोड़ी-सी उसमें तेज़ लाइटें और शैंडिलियर वगैरह जला देते हैं। तो थोड़ा-सा मुझे याद है, अगर इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में ना लिया जाए, तो जब प्रेम शरफ साहब तशरीफ़ लाए, मेन गेट उसने खोला, दरबान अंदर आए, तो मुझे 2 चीज़ें फ़ील हुई उनको देख के। एक तो ये कि उनका फ़ेस, उनका चेहरा बहुत डिसेप्टिव लगा मुझे। यानी ऐसे फ़ीचर्स जिनको अगर कोई आपसे पूछे कि यार फलाँ की शक्ल कैसी है, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिसेप्टिव। फिर उसकी वजह समझ में आती है, दैट इज़ व्हाई, प्रोबेबली दैट इज़ व्हाई ही वाज़ अ कमांडो, कि वो एक कमांडो फ़ोर्स में थे। ये भी एक उनकी एक एडिशनल क्वालिटी हो सकती है। फिर जब वो आए तो मुझे लगा कि जैसे थोड़ी-सी रोशनी कम हो गई हो, थोड़ा-सा वो घबराए हुए थे, थोड़े से कन्फ्यूज़ थे। उनको थोड़ा-सा शायद ये समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने एक उनके पास कि छड़ी अंदर लेके जानी है या वहाँ बाहर रखनी है, और कैप चूँकि वो अफ़रा-तफ़री में आए, उनको शायद पूरी तरह से ब्रीफ़ भी नहीं किया होगा। कैप उन्होंने मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर उनकी कॉल ऑन थी, एक फॉर्मल कॉल ऑन होती है कि उसमें कैप उन्होंने पहननी है या उन्होंने बाहर रखनी है। पहले उन्होंने कैप उतार के एक जो साइड पे वहाँ पे एक टेबल पड़ा होता था, वहाँ रखी, फिर पहन ली, फिर उन्होंने छड़ी रखी, फिर उन्होंने उठा ली। तो मीनवाइल फिर जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, वो आए और उन्होंने आके उनको एक्सप्लेन किया कि सर ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रख दें। और उसके बाद फिर वो अंदर चले गए। जब वो अंदर गए हैं और जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी एक मुख्तसर सी 10-15 मिनट की कॉल ऑन होती है, वो कॉल ऑन हुई, तो मैंने महसूस किया कि वो थोड़ा-सा प्राइम मिनिस्टर के साथ आई कॉन्टैक्ट से गुरेज़ कर रहे थे, और उनकी नज़र उनकी प्राइम मिनिस्टर जहाँ बैठे हुए थे कुर्सी, उस पे ज़्यादा थी। आई कॉन्टैक्ट से थोड़ा-सा वो गुरेज़ कर रहे थे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि इसमें क्या वजह हो सकती है। वो भी शायद, मेरा ख़्याल है कि शायद इसलिए कि उनको नहायत ही अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना, तो वो शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकंसाइल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये 2-3 इंसिडेंट थे इंटरेस्टिंग। ये जो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के साथ काम करने का मेरा जो टेन्योर था 96-99, इसमें बहुत सी और भी चीज़ें हैं। इनके ऊपर अभी हम अ, और भी बात बात और भी बात